तो स्टूडेंट्स, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, और ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन का ये जो प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स, उसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। चलो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इसको देखना। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सम बेसिक ऑर्गन्स। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो मेन ऑर्गन्स होते हैं, जो डिफरेंट रोल्स प्ले करते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हम यहां पे देखेंगे। देखो मैंने डायग्राम में उन ऑर्गन्स को बनाया भी है, उनके नाम भी लिखे। हालांकि स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि और भी कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन मैंने यहां पे नहीं बनाए हैं। उनके बारे में हम थोड़ा से देर बाद देखेंगे स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप देखें, जो सबसे पहला ऑर्गन है वो है माउथ, क्योंकि फूड जो है वो हमारे बॉडी में कहां से एंटर करता है स्टूडेंट्स, माउथ से करता है। जो सबसे पहला ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसको हम बोलेंगे माउथ। माउथ को स्टूडेंट्स बक्कल कैविटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर वो क्या होता है कि जो फूड हम अपने माउथ में लेते हैं, फिर वो वहीं तो रहता नहीं है, फिर वो इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से होता हुआ नीचे की तरफ आता है स्टूडेंट्स, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से। और जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स, उसका नाम होता है ओएसोफेगस। ओएसोफेगस स्पेलिंग पे आप ध्यान देंगे, उसमें स्टूडेंट्स बहुत गलती होती है। इस ओएसोफेगस को फूड पाइप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इस फूड पाइप या ओएसोफेगस से फूड नीचे की तरफ आता है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहां पर थोड़ा सा हम भटकेंगे। अगर आप डायग्राम ठीक से देख पा रहे हैं तो एक और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको यहां पे दिख रहा होगा, ये वाला स्टूडेंट्स, इसको विंड पाइप बोलते हैं, विंड पाइप। तो स्टूडेंट नाम से क्लियर हो गया होगा आपको कि ये क्या करता है। जिस तरीके से माउथ से फूड एंटर करता है स्टूडेंट्स, वैसे नोज से क्या होता है, इतना तो आपको पता ही कि नोज से एयर हमारी बॉडी में एंटर होता है, और फिर वो जो एयर होता है ना स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे, वो विंड पाइप से नीचे की तरफ जाता है। ये पाइप नीचे की तरफ और जाती है, बनाया नहीं गया है, क्योंकि उसके बारे में डिस्कस करना यहां पर हमारा एम नहीं है। तो स्टूडेंट्स वेरी इंटरेस्टिंग, एक होता है विंड पाइप और एक होता है फूड पाइप। विंड पाइप से विंड नीचे जाती है और फूड पाइप से फूड नीचे जाता है। और स्टूडेंट्स एक और इंटरेस्टिंग बात आप नोट कर सकते हैं कि विंड पाइप जो होती है वो फ्रंट साइड में होती है। ध्यान दें, आप डायग्राम पे ध्यान दें, विंड पाइप जो है वो फ्रंट साइड में होती है, लेकिन जो फूड पाइप है स्टूडेंट्स वो किधर है, वो बैक साइड में। दिस इज इंटरेस्टिंग चीज, इंटरेस्टिंग पॉइंट, ये कभी यूज आ सकता है आपको। ठीक, देखो स्टूडेंट्स, कमिंग टू द मेन पॉइंट, फूड माउथ से एंटर किया, ओएसोफेगस से नीचे हुआ, आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आते आते आप देख सकते हो वो इस ऑर्गन में पहुंचता है स्टूडेंट्स। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन स्टूडेंट्स, इसका नाम है स्टमक। तो वो हमारे स्टमक में पहुंचता है स्टूडेंट्स। ये जो स्टमक है स्टूडेंट्स, थोड़ा थोड़ा आपको लग रहा होगा कि ये जे शेप का होता है, जे शेप का, जे शेप, जे जैसा थोड़ा सा शेप होता है इसका, आप देखो जे। ठीक, इस स्टमक में जब फूड पहुंचता है स्टूडेंट्स, तो इसके साथ बहुत सारी एक्टिविटीज होती है जो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। लेकिन उसके बाद फूड जो है स्टूडेंट्स, आप देखें उसका पाथ क्या होता है, आप ध्यान देंगे। जैसे मैं बना रहा हूं, ये जो क्वाइल टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है ना स्टूडेंट्स, आपको दिख रहा होगा क्वाइल टाइप स्ट्रक्चर, उससे होता हुआ गुजरता है। और इस क्वाइल टाइप स्ट्रक्चर को स्टूडेंट बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। इस ऑर्गन का नाम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये कैसा होता है स्टूडेंट्स, क्वाइल टाइप, क्वाइल टाइप। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स क्या होता है, आप देखें उसके बाद ये इस थिक ट्यूब से पास होता है, थिक ट्यूब से इस तरीके से। और जो थिक ट्यूब है स्टूडेंट्स, उसका नाम है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो आप ध्यान देंगे स्टूडेंट्स कि स्टमक से फूड पहले कौन से ऑर्गन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद वो किसमें गया, ये मोटी ट्यूब में, थिक ट्यूब में, लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसको लार्ज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये थिक है, थिक है, और इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं क्योंकि ये थिन है, थिन है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स कि लार्ज इंटेस्टाइन में आया फूड, उसके बाद वो यहां पर पहुंचता है, इस पार्ट को बोलते हैं रेक्टम, रेक्टम, रेक्टम। और फिर स्टूडेंट्स फूड का जो भी बचा कुचा पार्ट है, मतलब यहां से एंटर किया, यहां तक पहुंचा, फूड का जो भी बचा कुचा पार्ट यहां तक पहुंचता है, वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है थ्रू एनस, थ्रू एनस। टॉयलेट में जब जाते हैं स्टूडेंट्स तो स्टूल निकलता है ना हमारी बॉडी से, वो यहीं से निकलता है थ्रू एनस। ठीक, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स पूरा पाथ देख लिया आपने। फूड कहां से इंटर करता है, माउथ से, फिर ओएसोफेगस से पास होता है, स्टमक में आता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, फिर रेक्टम में आता है, फिर एनस से होता हुआ बाहर निकल जाता है स्टूडेंट्स। ये पूरा पाथ हुआ स्टूडेंट्स। एक दो ऑर्गन्स मैंने यहां पे और डिनोट किए हैं, जैसे अपेंडिक्स। ठीक है, ये देखो एक छोटा सा ऑर्गन होता है जो लार्ज इंटेस्टाइन से अटैच होता है। ठीक, इसको अपेंडिक्स बोलते हैं। देखा जाए टेक्निकली तो इसको डाइजेस्टिव सिस्टम से कुछ खास लेना देना नहीं है स्टूडेंट्स। ये बहुत ही मिस्टीरियस टाइप का ऑर्गन है हमारे बॉडी में। साइंटिस्ट लोग को अभी तक ये लगता है कि इसका कोई खास यूज नहीं है बॉडी में।
ठीक है। आप सोच सकते हैं कि ये भी एक टॉपिक है रिसर्च का, जिसके बारे में साइंटिस्ट लोग अभी भी खोज कर रहे हैं कि ये जो ऑर्गन है अपेंडिक्स, ये हमारी बॉडी में होता ही क्यों है, क्योंकि अभी तक साइंटिस्ट लोग को यही लगता है कि इसका कोई यूज हमारे बॉडी में नहीं होता है। हालांकि डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, फिर भी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि लार्ज इंटेस्टाइन से ये अटैच होता है, ठीक है, तो जान लेने में कोई बुराई नहीं है। फिर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहां पर एक और स्ट्रक्चर है जिसका नाम है डायफ्रेगम। डायफ्रेगम ये एक शीट टाइप स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट, शीट टाइप सोच सकते हैं आप इसको, पतली सी लेयर टाइप, जो इन पूरे ऑर्गन्स को बॉडी के अपर पार्ट से सेपरेट करता है स्टूडेंट्स, ठीक है, सेपरेट करता है। ठीक, तो ये कुछ ऑर्गन्स हुए स्टूडेंट्स डाइजेस्टिव सिस्टम के, और भी कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स यहां पे एक टर्म यूज होता है एलिमेंट्री कनाल, एलिमेंट्री कनाल या फिर गट, दोनों एक ही बात है, एलिमेंट्री कनाल या गट, GUT। तो स्टूडेंट्स ये जो पूरा पाथ मैंने आपको बताया फूड का, माउथ से लेके एनस तक, उस पूरे पाथ को बोलते हैं हम एलिमेंट्री कनाल या फिर गट। ध्यान रखेंगे एलिमेंट्री कनाल या गट क्या है, माउथ से लेके पूरा पूरा एनस तक का ये जो पूरा पाथ है उसको बोलते हैं एलिमेंट्री कनाल और गट। तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स एलिमेंट्री कनाल और गट इज द entire path of food, entire path of food from mouth to anus, ठीक है, anus। और स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं कि इस पूरे पाथ की जो लेंथ होती है वो 9 मीटर्स होती है, लगभग 9 मीटर्स। अब स्टूडेंट्स अगर आपको अंदाजा है, थोड़ी फील है कि 9 मीटर्स कितनी बड़ी लेंथ होती है, तो मैं आपको बताऊं कि जो ह्यूमन बॉडी होती है हमारी वो लगभग 2 मीटर्स की लेंथ की होती है। आप ऐसा सोच सकते हो, किसी एडल्ट की जो बॉडी की पूरी लेंथ होती है वो लगभग 2 मीटर्स होती है। तो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली आपके दिमाग में अभी डाउट चल रहा होगा कि जब हमारे बॉडी की लेंथ ही सिर्फ 2 मीटर्स होती है लगभग, तो उसके अंदर ये एलिमेंट्री कनाल या गट, इसकी टोटल लेंथ 9 मीटर्स, इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है? तो स्टूडेंट आई एम श्योर आपने समझ लिया होगा खुद से ही कि यहां पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये क्वाइल्ड फॉर्म में है, ठीक है, ऐसे लार्ज इंटेस्टाइन भी है, वो भी थोड़ा बेंड है। तो जब ये 9 मीटर की लेंथ हम ले रहे हैं ना स्टूडेंट्स, तो इन सबको सीधा करके मेजर कर रहे हैं, सबको स्ट्रेट करके मेजर कर रहे हैं, तब ये जो टोटल लेंथ होती है वो 9 मीटर्स आती है। इनफैक्ट स्टूडेंट मैं आपको बताऊं कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है स्टूडेंट्स, ये काफी लंबा होता है, ये बहुत क्वाइल्ड है, ये काफी लंबा होता है। सिर्फ इसकी खुद की लेंथ होती है 6.5 मीटर्स इन एन एडल्ट, बच्चों में तो वैसे छोटी होती है। तो आप देख सकते हैं कि टोटल पाथ की लेंथ कितनी है, 9 मीटर्स, उसमें से स्मॉल इंटेस्टाइन की खुद की लेंथ कितनी है, 6.5 मीटर्स स्टूडेंट्स, ठीक। तो ये बहुत लंबा होता है, ये क्वाइल्ड होता है, क्वाइल्ड। इनफैक्ट स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं कि लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। देखो ध्यान देना, आप नाम से लगता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होगा और लार्ज इंटेस्टाइन बड़ा होगा, ऐसा नहीं है। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ बड़ी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ बड़ी होती है, वो नाम सिर्फ छोटा है लेकिन लेंथ उसकी बड़ी है और लार्ज इंटेस्टाइन की छोटी है। तो अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ बड़ी है, इसकी लेंथ बड़ी है, तो इसको स्मॉल क्यों बोलते हैं? जैसे मैंने आपको बताया थिकनेस के लिए, थिकनेस के लिए, थिकनेस के लिए, ठीक। तो हम लिख सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्गर देन लार्ज इंटेस्टाइन, बट स्टिल इट इज कॉल्ड स्मॉल एज इट इज थिनर, ठीक है, वो थिनर होता है, थिनर। तो स्टूडेंट्स आप देखें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहां पे अटैक करेंगे स्टूडेंट्स, कि फूड का मूवमेंट कैसे होता है। तो पूरे गट में फूड मूव कर रही है ना, इस फूड पाइप से नीचे आ रही है, स्टमक क्रॉस कर रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन को क्रॉस कर रही है, लार्ज इंटेस्टाइन को क्रॉस कर रही है। तो फूड का ये जो मूवमेंट हो रहा है गट में, एलिमेंट्री कनाल में, वो कैसे हो रहा है स्टूडेंट्स? देखो मैं आपको बताता हूं इस डायग्राम के हेल्प से, आप ध्यान से देखना है स्टूडेंट्स। तो हम फूड पाइप की बात करते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करना थोड़ा आसान है, फूड पाइप के बारे में, ओएसोफेगस के बारे में। तो ये फूड पाइप है स्टूडेंट्स हमारी, ध्यान से देखेंगे, और उसमें ये फूड है जो नीचे जाना चाहता है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये जो फूड पाइप है स्टूडेंट्स, वो आप देखो यहां से वो दब गई है, कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, कंप्रेस हो गई है, यहां पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ है फूड पाइप का, ठीक है, वो दब जाती है। यहां पर आप देखें फूड पाइप का एक्सपेंशन हुआ है, ठीक है, वो फैल गई है, फैल गई है। सब देखो यहां पर कॉन्ट्रैक्शन हुआ है फूड पाइप का और यहां पर एक्सपेंशन हुआ है, ठीक। तो ये दोनों होने से क्या होता है स्टूडेंट्स, कि यहां पर बीच में जो फूड फंसा हुआ है वो नीचे की तरफ मूव करने लगता है और वो थोड़ा सा
नीचे आ जाता है, जैसा कि आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये जो फूड पाइप है स्टूडेंट्स, उसमें कहीं पर कॉन्ट्रैक्शन होता है, ध्यान देंगे आप, और कहीं पर एक्सपेंशन होता है, जिस कारण उसमें जो फूड है वो नीचे की तरफ आता है। वैसा ही कुछ बाकी ऑर्गन्स में भी होता है, इंटेस्टाइन और स्टमक में भी स्टूडेंट्स। ठीक, तो यहां पर एक टर्म यूज किया जाता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं द कॉन्ट्रैक्शन and expansion of walls of food pipe and other organs of digestive system to move the food along gut is called peristaltic movement. ठीक है स्टूडेंट्स, so the contraction and expansion of walls of food pipe, जैसा कि मैंने आपको यहां पे बताया, and other organs of digestive system to move the food along gut is called peristaltic movement. तो स्टूडेंट्स ये फूड पाइप जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या फिर एक्सपैंड कर रहा है, तो ये जो चीज है इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब यहां पर फूड की मूवमेंट से रिलेटेड स्टूडेंट्स एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है स्फिंक्टर। देखो क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब फूड ओएसोफेगस से स्टमक में आता है, ठीक है, तो यहां एक दो प्रॉब्लम्स है। क्या प्रॉब्लम्स है? एक तो ये फूड जो स्टमक में आ गया वो वापस फूड पाइप में नहीं जाना चाहिए, ठीक है, और दूसरा स्टमक में जो फूड आता है वो धीरे धीरे आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फूड पाइप से अचानक से बहुत सारा फूड स्टमक में गया, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहां पे स्फिंक्टर काम आते हैं। मसल का एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है छोटा सा यहां पर फूड पाइप और स्टमक के बीच में। ये क्या करता है कि ये जो फूड का मूवमेंट है उसको कंट्रोल करता है। नॉर्मली ये स्फिंक्टर क्लोज रहता है ताकि कोई मूवमेंट ना हो सके, लेकिन जब ऊपर से फूड आता है तो ये खुल जाता है और फूड को रेगुलेटेड मैनर में इधर जाने देता है स्टूडेंट्स। ठीक, तो इस तरह के स्फिंक्टर्स कई जगह पर होते हैं पूरे गट में, जैसे यहां पर भी होता है, ठीक है, ताकि स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का फ्लो कंट्रोल्ड मैनर में हो। इनफैक्ट स्टूडेंट्स आप समझ जाएंगे जब मैं आपको बताऊंगा कि एनस के एंड पे भी स्फिंक्टर होता है और उसको जनरली एनल स्फिंक्टर बोलते हैं। ठीक, तो नॉर्मली ये क्लोज रहता है ताकि कोई भी सब्सटेंस हमारे बॉडी के बाहर ना निकले नॉर्मली, लेकिन जब हम टॉयलेट जाते हैं स्टूल पास करने के लिए तो ये ओपन होता है स्टूडेंट्स और रेगुलेटेड मैनर में स्टूल बाहर की तरफ निकलता है स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हैं कि फूड का जो मूवमेंट हो रहा है उसमें स्फिंक्टर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है स्टूडेंट्स। तो हम लिख सकते हैं स्फिंक्टर्स आर सर्कुलर मस्कुलर स्ट्रक्चर्स which control the movement of substance through them. जैसे कि मैंने आपको बताया, they control the movement of substance through them. Normally they remain closed, ठीक है, when movement is required they open up. ठीक है, there are many sphincters in gut. तो ये जो एलिमेंट्री कनाल है, गट है, ये जो पूरा पाथ है उसमें कई सारे स्फिंक्टर्स होते हैं, मैंने कुछ इसमें से आपको बताए भी। So dear students, moving ahead to glands of digestive system. देखो ग्लैंड्स क्या होते हैं? ग्लैंड्स जो है वो हमारे बॉडी के कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं स्टूडेंट्स, और ये ऐसे ऑर्गन्स होते हैं हमारे बॉडी के जो इंपॉर्टेंट लिक्विड्स सीक्रेट करते हैं। लिक्विड्स, ये जो लिक्विड्स होती हैं वो हमारे बॉडी के फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी होती है। इनमें से कुछ लिक्विड्स में स्टूडेंट्स एंजाइम्स भी होते हैं, सब में नहीं बट कुछ में एंजाइम्स भी होते हैं, और एंजाइम्स का क्या इंपॉर्टेंस है ये मैंने आपको बताया। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें कई सारे ग्लैंड्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप के लिक्विड सिक्रीट करते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करती हैं। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स के बारे में हम देखना चाहते हैं। तो फर्स्ट सच इंपॉर्टेंट ग्लैंड इज सैलिवरी ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड्स, तो स्टूडेंट्स ये होते कहां है हमारे बॉडी में? आप नोट करें, यहां पे देखिए ये ऑरेंज मैंने इंडिकेट किया है, हमारे माउथ के इर्द गिर्द, हमारे माउथ के अराउंड ये सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, बकल कैविटी में सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। जूम करके हम फोटोग्राफ देखें तो आप देखें ये हमारा माउथ है, ये 1 मार्क किया गया है, ये 2 मार्क किया गया है, ये 3 मार्क किया है, ये जो तीनों है वो सैलिवरी ग्लैंड्स है। अच्छा, ये ग्लैंड्स क्या करते हैं? सिक्रीट सैलिवा इन माउथ।
सैलिवा नाम की एक वाटर टाइप लिक्विड ये हमारे माउथ में सिक्रिएट करते हैं। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि जब हम कुछ खाते हैं तो हमारे माउथ में एक लिक्विड भर जाती है, दैट इज सैलिवा। या स्टूडेंट, जब हम कोई टेस्टी सा फूड देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, तो वो जो लिक्विड आ जाता है मुंह में वो सैलिवा है, ठीक, जो कि इन ग्लैंड द्वारा सिक्रिएट किया जाता है। फिर स्टूडेंट्स, सैलिवा कंटेन्स एंजाइम कॉल्ड सैलिवरी एमाइलेज। अच्छा स्टूडेंट्स, आप देखें ये जो सैलिवा सिक्रीट होता है इन ग्लैंड से, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है जिसका नाम है सैलिवरी एमाइलेज। सैलिवरी एमाइलेज ये जो एंजाइम होता है स्टूडेंट्स, वो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने में मदद करता है। कैसे करता है ये हम थोड़ी देर बाद डिटेल में देखेंगे। तो इसमें प्लीज नोट दिस पॉइंट कि जो सैलिवा सिक्रीट हो रहा है वो एज सच खुद एक एंजाइम नहीं है, उसमें कई सारी चीजें मिक्स होंगी। उसमें से एक इंपॉर्टेंट चीज है एंजाइम जिसका नाम है सैलिवरी एमाइलेज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हम समझ गए कि सैलिवरी ग्लैंड कहां पे होता है और वो क्या करता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड, एंड इनफैक्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड, दैट इज कॉल्ड लीवर। लीवर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड या ऑर्गन है बॉडी का, इसके बारे में आपने डेफिनेटली सुना होगा स्टूडेंट्स। वो बॉडी में यहां पर लोकेटेड होता है, ट्रायंगुलर शेप होता है कुछ उसका, देख रहे हैं आप, ट्रायंगल टाइप शेप है इसका। सिक्रीट्स ग्रीनिश येलो लिक्विड बाइल। ओके स्टूडेंट्स, ये जो लिक्विड सिक्रीट करता है वो ग्रीनिश येलो रंग की होती है, उसको बाइल बोलते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लिक्विड स्टूडेंट्स, इसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है जैसा कि हम आगे देखेंगे। हालांकि स्टूडेंट्स ये जो लिक्विड है इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है, फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्लीज नोट, इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है, स्टिल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो स्टूडेंट्स, आपको ध्यान देना है यहां पे कि ये लीवर जो लिक्विड सिक्रीट करता है बाइल, ध्यान देना, उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना होता है। ठीक है, उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना होता है। लेकिन क्या होता है कि यहां पे आप देखें एक सर्कुलर ऑर्गन मैंने बनाया है, इस सर्कुलर ऑर्गन को हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। ध्यान देंगे यहां पे गॉल ब्लैडर। तो जो बाइल सिक्रीट होता है लीवर से वो गॉल ब्लैडर में कुछ देर तक स्टोर्ड रहता है, और फिर ये जो ट्यूब आप देख रहे हैं उस ट्यूब के थ्रू वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। समझ, देखो वही चीज मैंने यहां पे लिखी भी है कि बाइल इज टेम्परली स्टोर्ड इन गैल ब्लैडर, ओके, बिफोर इट इज सेंट टू स्मॉल इंटेस्टाइन, बिफोर इट इज सेंट टू स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू बाइल डक्ट। तो ये जो ट्यूब आपको दिख रही है उसको क्या बोलते हैं, बाइल डक्ट। तो स्टूडेंट आपको समझ में आया, लीवर जो है वो ग्रीनिश येलो बाइल सिक्रीट करता है जो कुछ देर तक गैल ब्लैडर में स्टोर्ड रहता है, फिर इस बाइल डक्ट के थ्रू वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब ये बाइल का क्या रोल होता है वो भी हम आगे देखेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, मूविंग टू दी थर्ड इंपॉर्टेंट ग्लैंड, दैट इज कॉल्ड पैनक्रियाज। स्पेलिंग नोट करेंगे, इसमें गलती होती है, पैनक्रियाज। स्टूडेंट्स आप देखें यहां ब्लू में मैंने बनाया है कि ये पैनक्रियाज कहां लोकेटेड होते हैं। तो आप देख सकते हैं स्टमक के पास लोकेटेड होते हैं, लाइज बिहाइंड द लोअर पोर्शन ऑफ स्टमक, बिहाइंड। तो फोटोग्राफ में आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो स्टमक के अंदर ही है पैनक्रियाज या उसके ऊपर होता है, नहीं, उसके पीछे होता है, पीछे साइड में होता है। ठीक है, लाइज बिहाइंड द लोअर पोर्शन ऑफ स्टमक। अब पैनक्रियाज से जो जूस या फ्लूइड निकलता है स्टूडेंट्स, उसमें 3 इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं। ध्यान देंगे 3 इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं। पैनक्रिएटिक एमाइलेज, प्लीज नोट द स्पेलिंग, पैनक्रिएटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लीपेज। तो पैनक्रियाज से निकलने वाला जो जूस है उसमें ये 3 एंजाइम्स होते हैं, पैनक्रिएटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लीपेज। ठीक है, और ये पूरा का पूरा जूस जो है पैनक्रियाज का वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है बच्चों, तो आप देखो 3 इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स के बारे में हमने देखा, लीवर, पैनक्रियाज और उससे पहले सैलिवरी ग्लैंड्स। स्टूडेंट्स यहां पे देखो एक और मैं फोटोग्राफ आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना, पहले इस लोअर वाले फोटोग्राफ पे आप कंसंट्रेट करो। ठीक है, तो आप देखो ये जो है वो लीवर है, लीवर जो रेड में आपको दिख रहा है। ठीक है, ये जो है दिस इज स्टमक, दिस इज स्टमक, दिस इज लीवर। ठीक है, ये जो है दिस इज पैनक्रियाज, और ये जो आपको थोड़ा ग्रीनिश टाइप का दिख रहा होगा दिस इज गैल ब्लैडर, गैल ब्लैडर। ठीक है, यहां जूम करके बनाया गया, आप देखो और अच्छे से दिखेगा, दिस इज लीवर, दिस इज स्टमक, ये पैनक्रियाज है, ये गैल ब्लैडर है, और ये जो बाइल डक्ट, दिस इज बाइल डक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो स्टूडेंट्स अगर आपसे कभी पूछा जाए कि डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट ऑर्गन्स बताओ, तो कुछ ऑर्गन्स हमने पहले पढ़े थे, और अब जो हमने पढ़े हैं लीवर, पैनक्रियाज, गैल ब्लैडर, सैलिवरी ग्लैंड्स, इन सब के बारे में भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप देखें ये सारे ऑर्गन्स दिखाए गए हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के यहां पे, और उनको नंबर भी किया गया है। सो इट विल बी अ गुड एक्सरसाइज कि हम
सारे नंबर्स जो है वो किन ऑर्गन्स को पॉइंट कर रहे हैं वो बताएं। तो स्टूडेंट्स 1 से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज 1? वो तो हमारा माउथ है, बकल कैविटी। व्हाट इज नंबर 2 स्टूडेंट्स? 2 तो दैट इज सैलिवरी ग्लैंड्स, नो डाउट। 3 यहां पे स्टूडेंट्स देखिए, ये छोटा वाला जो है उसको 3 बोला जा रहा है। ये क्या है स्टूडेंट्स? गैल ब्लैडर। फिर स्टूडेंट्स 4 क्या है स्टूडेंट्स? लीवर। फिर 5 स्टूडेंट्स, 5 देखें यहां पे, ये क्या है? पैनक्रियाज। फिर 6 स्टूडेंट्स, 6 क्या है? क्लियरली स्मॉल इंटेस्टाइन, आई लिखा गया, पूरा इंटेस्टाइन होना चाहिए। 7 का है स्टूडेंट? 7 इसको क्या बोलते हैं? ओएसोफेगस या फूड पाइप। देन 8 इज स्टमक। 9 लार्ज इंटेस्टाइन। 10 इज रेक्टम। 11th इज एनस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दीज आर डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन डाइजेस्टिव सिस्टम्स। तो डियर स्टूडेंट्स, वर्किंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अभी तक हमने ये देखा कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। अब हम देखेंगे वो मिलके कैसे काम करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा हमने देखा है कि न्यूट्रिशन के प्रोसेस में ये 5 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो हम देखते हैं कि ह्यूमन बॉडी में ये स्टेप्स कैसे कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम ऑब्वियसली अटैक करेंगे इंजेशन पे। तो स्टूडेंट, मैं आपको बताऊं कि ह्यूमन बॉडी में ये जो स्टेप है ना, पहला इंजेशन, ये बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही सिंपल होता है। अब जैसे देखो, ये जो बच्चा है ये बर्गर खा रहा है, तो जब ये बर्गर खा रहा है तो फूड उसके बॉडी में इंटर कर गया ना, उसके माउथ में आ गया, बकल कैविटी में आ गया, तो हो गया इंजेशन। इंजेशन का मतलब क्या होता है? फूड बॉडी के अंदर कैसे इंटर करे। तो जब हम इस तरह से फूड खाते हैं तो हमारी बॉडी में इंटर कर जाता है, सिंपल। तो इंजेशन इज वेरी सिंपल इन ह्यूमन बॉडी। हम लिख सकते हैं इंजेशन हैपेंस सिंपली व्हेन वी पुट फूड इन आवर माउथ थ्रू आवर हैंड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पहला प्रोसेस हो गया। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद आते हैं हम डाइजेशन पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये काफी देर चलेगा, हम काफी डिटेल में इसकी बात करेंगे। तो स्टूडेंट, डाइजेशन में होता क्या है थोड़ा रिकॉल करें आप। आपको याद आ रहा होगा, जो हम फूड खाते हैं डाइजेशन वाले प्रोसेस में, वो फूड जो है वो बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में डिवाइड होता है ताकि बॉडी उनको एब्जॉर्ब कर सके, उनसे एनर्जी ले सके। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है स्टूडेंट्स, वो हमारे माउथ में स्टार्ट होता है। जब हम फूड को माउथ में रखते हैं तो माउथ में स्टार्ट होता है, फिर वो स्टमक में भी चलता है और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है और वहां जाके फिनिश होता है। कहने का मतलब स्टूडेंट्स कि जो भी चीजें हम खाते हैं पहले वो माउथ में थोड़ा सा डाइजेस्ट होती हैं, पहले वो माउथ में छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, फिर स्टमक में जाती है तो और छोटे पार्ट्स में डिवाइड होती हैं और डाइजेशन होता है उनका, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है तो फर्दर और छोटे 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 मॉलिक्यूल्स में डिवीजन होता है और डाइजेशन होता है, और यहां पर कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। इसके बाद और कहीं पे कोई डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता। ठीक, तो माउथ में थोड़ा सा डाइजेशन होता है, स्टमक में थोड़ा सा होता है और फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है फूड का। तो स्टूडेंट्स, हम लिख सकते हैं बाय द एंड ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन फूड इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि माउथ में डाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है, स्टमक में कैसे होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो लेट्स स्टार्ट विथ माउथ। तो स्टूडेंट्स, आप देखें हमारा जो माउथ है उसमें 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जिनके बारे में हम यहां बात करना चाहते हैं। टीथ, सैलिवरी ग्लैंड्स एंड टंग। ठीक है, ये मिलकर कैसे काम करते हैं, लेट्स सी। तो सबसे पहले ये टीथ क्या करता है स्टूडेंट्स? तो ये तो बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स कि जब हम फूड खाते हैं तो टीथ च्यू करता है फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है। सही है, च्यूज फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स? हमने देखा है ये तो वो सैलिवा रिलीज करते हैं जो फूड के साथ मिक्स होकर फूड को वेट करता है। ठीक है, एक पेस्ट टाइप स्ट्रक्चर बनाता है अगर हम देखें तो। सैलिवा वेट्स द फूड। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर टंग क्या करता है स्टूडेंट्स? तो टंग क्या करता है वो तो आप एक्सपेरिमेंट करके समझ सकते हो। आप जब नेक्स्ट टाइम फूड खाना तो आप नोटिस करना कि टंग क्या कर रहा है। टंग क्या करता है, ये जो सैलिवा रिलीज हुआ और ये जो फूड स्मॉल पीसेस में डिवाइड होते हैं उन दोनों को मिक्स करने में हमारी हेल्प करता है माउथ में। ठीक है, इन दोनों को मिक्स करके पेस्ट टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है और फिर इस स्ट्रक्चर को जब हम स्वैलो करते हैं तो भी वहां पर भी टंग का रोल होता है स्टूडेंट्स। तो हम लिख सकते हैं टंग मिक्सेज सैलिवा विथ फूड एंड हेल्प्स इन स्वैलोइंग दिस फूड। ठीक, सिंपल फंक्शन है इन तीनों का। अब यहां पे डाइजेशन कहां पे हुआ स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, आप ध्यान करें, मैंने आपको बताया था कि सैलिवा में एक एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है, याद करें आप, कौन सा एंजाइम होता है स्टूडेंट्स? आपको नाम याद होना चाहिए। सैलिवरी एमाइलेज, नोट हियर, सैलिवरी एमाइलेज एंजाइम होता है, एंजाइम। ठीक, तो ये कैसे फूड को डाइजेस्ट करता है? इट्स वेरी सिंपल। आप देखो, ये जो सैलिवा है वो फूड से मिक्स हो रहा है,
तो सैलिवा फूड से मिक्स हो रहा है, मतलब सैलिवरी एंजाइम जो है वो फूड के कांटेक्ट में आएगा। सैलिवरी एमाइलेज जो है वो फूड के कांटेक्ट में आएगा, और जब वो फूड के कांटेक्ट में आता है तो वो डाइजेशन का प्रोसेस शुरू करता है। कैसे? लेट्स सी। देखो स्टूडेंट्स, हम जो फूड खाते हैं ना, उसमें आप ध्यान देना, उसमें स्टार्च होता है। स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट होता है, मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले तो आप कन्विंस हो कि जो फूड आप खाते हैं उसमें स्टार्च होता होगा। पहले आपको यह कन्विंस होना है। कैसे होता होगा हमारे फूड में स्टार्च? आप सोच के देखो स्टूडेंट्स, याद करो, मैंने आपको बताया था प्लांट्स जो होते हैं वो एक्सेस फूड को कैसे स्टोर करते हैं, किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? याद आ रहा है कुछ? मैंने बताया था प्लांट्स एक्सेस फूड को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं ना। प्लांट्स एक्सेस फूड को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो जब उन प्लांट्स को हम खाएंगे तो स्टार्च हमारे बॉडी में आएगा ना, ठीक है। तो ये सैलिवरी एमाइलेज जो है वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, माल्टोज में, ठीक है। स्टार्च जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल होता है, माल्टोज थोड़ा छोटा मॉलिक्यूल होता है। हालांकि इस माल्टोज का भी और भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने की जरूरत पड़ती है आगे, पर अब देखिए कुछ तो काम हुआ ना, यहां पे कुछ तो काम किया सैलिवरी एमाइलेज ने। इसने एटलीस्ट स्टार्च को कुछ तो छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया ना, तो यहां पे डाइजेशन का प्रोसेस देखा जाए तो शुरू हो गया है, ठीक है। बिकॉज दिस एंजाइम इज कन्वर्टिंग स्टार्च टू सिंपलर मॉलिक्यूल ऑफ माल्टोज, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप देखो, माल्टोज जो हमने शुगर लिखा है क्योंकि माल्टोज एक तरीके का शुगर होता है और उसका स्वीट टेस्ट होता है। और एक एक्सपेरिमेंट भी इनफैक्ट आप यहां पे कर सकते हो स्टूडेंट। जो राइस हम खाते हैं ना, उसमें लार्ज अमाउंट में स्टार्च होता है, बहुत लार्ज अमाउंट में स्टार्च होता है। तो आप सोचो, अगर राइस को हम च्यू करें बहुत देर तक, अपने माउथ में च्यू करें इसको, ठीक, तो क्या होगा स्टूडेंट्स? बहुत सारा माल्टोज बनेगा हमारे माउथ में, ठीक है। ये सैलिवरी एमाइलेज क्या करेगा? राइस के स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करेगा, ठीक। लेकिन आप बहुत देर तक च्यू करते रहो, बहुत देर च्यू करते रहो, तो बहुत सारा स्टार्च बहुत सारा माल्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। जितने देर आप च्यू करोगे उतना ज्यादा स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट होगा, तो बहुत सारा माल्टोज आपके माउथ में आ जाएगा और आपको उसका स्वीट स्वीट सा टेस्ट फील होगा स्टूडेंट्स। तो ये एक्सपेरिमेंट आप करके भी देख सकते हो, ठीक है। इससे आप कन्विंस हो जाओगे कि वाकई में स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट होता है हमारे माउथ में। तो स्टूडेंट्स फाइनली हम लिख सकते हैं यहां पे कि पार्शियल डाइजेशन ऑफ स्टार्च हैज हैपेंड इन माउथ। पार्शियल डाइजेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अभी माल्टोज को और फर्दर स्मॉलर पार्ट्स में तोड़ने की जरूरत है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा कि माउथ में क्या होता है हमारे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स माउथ के बाद हमें किसकी बात करनी है? स्टमक की। स्टमक में क्या होता है? तो देखो, माउथ में फूड का एक पेस्ट टाइप स्ट्रक्चर बना सैलिवा से मिक्स होके, वो ओएसोफेगस से होता हुआ स्टमक में एंटर करेगा, ठीक है ना। स्टमक इज ए वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन। उसमें फूड काफी देर तक रहता है, लगभग 3 घंटे तक रहता है, और 3 घंटे तक डाइजेशन का प्रोसेस चलता है। तो स्टूडेंट आप देखो, माउथ में तो फूड बहुत कम टाइम तक रहता है। आप सोचो, खाते हो तो कितने देर तक माउथ में फूड रहता है? हार्डली फ्यू सेकंड्स तक, ज्यादा मिनट तक, ठीक है। तो माउथ में बहुत थोड़ा सा ही डाइजेशन हो पाता है क्योंकि फूड वहां पे बहुत कम टाइम तक रहता है। लेकिन स्टमक में लगभग 3 घंटे तक फूड रहता है, तो यहां पे डाइजेशन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। काफी ज्यादा डाइजेशन होता है फूड का। तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं, फूड स्टेज हियर फॉर अराउंड 3 आवर्स ड्यूरिंग विच मोर डाइजेशन अकर्स, ठीक है। अब देखो, तो स्टमक में डाइजेशन की प्रोसेस होती कैसे है? तो स्टूडेंट्स आप देखें, ये जो स्टमक का वॉल है वहां पे कई सारे ग्लैंड्स होते हैं। इन ग्लैंड्स के बारे में अभी तक मैंने आपको नहीं बताया। स्टमक के वॉल में अंदर की तरफ कुछ ग्लैंड्स होते हैं। 3 ट्यूबुलर ग्लैंड्स इन वॉल्स। 3 ट्यूबुलर ग्लैंड्स इन वॉल्स। 3 ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं स्टमक के वॉल में, जो कि कुछ सिक्रीट करते हैं स्टूडेंट्स। ये ग्लैंड्स मुझे कुछ सिक्रीट करते हैं जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। प्लीज रिमेंबर द नेम, गैस्ट्रिक जूस। ये तीनों ग्लैंड्स मिलके जो लिक्विड सिक्रीट करते हैं उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। ये गैस्ट्रिक जूस जो होता है उसमें कई सारी चीजें मिक्स्ड होती हैं। कौन सी चीजें मिक्स्ड होती हैं स्टूडेंट्स? प्लीज नोट। तो गैस्ट्रिक जूस में 3 चीजें मिक्स होती है मेनली। एक एंजाइम होता है पेप्सिन नाम का। पेप्सी नहीं स्टूडेंट्स, पेप्सिन। फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो कि एक एंजाइम नहीं है, वो तो एक एसिड है। केमिस्ट्री में आपने इसके बारे में थोड़ा पढ़ा भी होगा। और फिर एक सब्सटेंस होता है म्यूकस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो ग्लैंड्स है वो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करते हैं, जिसमें एक एंजाइम होता है पेप्सिन, एक एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और म्यूकस नाम की भी एक चीज होती है, ठीक है। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, आप सोच के देखें
कि ये जो गैस्ट्रिक जूस है वो यहां के फूड के साथ मिक्स होगा, फूड भी यहीं पे, जूस भी यहीं पे, तो ये दोनों आपस में मिक्स होंगे। ठीक है, स्टमक का भी कुछ मूवमेंट होता है जो मिक्सिंग को इजी करता है। ठीक है, तो एनीवेज जो फूड है वो इस गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स होगा, मतलब इस एंजाइम के कांटेक्ट में भी आएगा, एसिड के कांटेक्ट में भी आएगा और म्यूकस के कांटेक्ट में आएगा। तो ये तीनों फूड के साथ क्या करते हैं वो हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो एंजाइम है उसका काम तो है डाइजेशन, तो इट डाइजेस्ट प्रोटीन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। तो स्टूडेंट्स आप देखें, जो फूड हम खाते हैं उसमें प्रोटीन्स भी होते हैं। प्रोटीन्स भी एक तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हमने देखा है उनके बारे में पहले। खासकर जो वेजिटेबल्स होते हैं या बीन्स, दाल, ये सब जो चीजें खाते हैं ना उसमें काफी प्रोटीन्स होते हैं। तो वो जो प्रोटीन्स होते हैं स्टूडेंट्स, उसको ये पेप्सिन एंजाइम डाइजेस्ट करता है, उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ता है। प्लीज नोट स्टूडेंट्स यहां पे कि माउथ में प्रोटीन का डाइजेशन शुरू नहीं हुआ था, वहां पे किसका डाइजेशन शुरू हुआ था? कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का। ठीक है, स्टार्च का जो एक कार्बोहाइड्रेट है उसका डाइजेशन शुरू हुआ था माउथ, प्रोटीन का नहीं हुआ था। तो प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो यहीं पे स्टार्ट होता है, स्टमक में, थ्रू एंजाइम पेप्सिन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको इसका पेप्सिन का रोल समझ में आ गया। अच्छा, अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है स्टूडेंट्स? देखो स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि ये जो एंजाइम होता है पेप्सिन, ये अच्छे से तभी अपना काम कर पाता है जब इसके अराउंड एसिडिक मीडियम, तभी ये अच्छे से काम करता है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, ये क्या करता है, ये फूड के साथ मिक्स हो जाता है और एसिडिक मीडियम बना लेता है। ठीक है, इसके होने से एसिडिक मीडियम हो जाता है यहां पे, और एसिडिक मीडियम होने से ये एंजाइम अच्छे से काम करता है। तो स्टूडेंट्स हम यहां पे लिख सकते हैं पेप्सिन वर्क्स प्रॉपर्ली ओनली इन एसिडिक मीडियम। तो इसीलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहां पे सिक्रीट होता है ताकि पेप्सिन अच्छे से काम कर सके। ठीक, ऐसे इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक और इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब देखो, जो फूड हम खाते हैं ना स्टूडेंट्स, उसमें कई सारे जर्म्स होते हैं। ठीक है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है फूड के साथ मिक्स करके उनमें से कुछ जर्म्स को मार देता है, जिसके कारण हमें बीमारियों से बच जाते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसका सेकेंड यूज क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, यहां पे किल्स जर्म्स कमिंग विथ फूड। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आई आपको बात? तो पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, लेकिन उसके प्रॉपर वर्किंग के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए, इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है। हालांकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड के साथ आने वाले जर्म्स को भी किल करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो बारी है इस म्यूकस की। म्यूकस क्या करता है स्टूडेंट्स? एसिड जो होता है कोई भी, वो थोड़ा हार्मफुल हो सकता है। जैसे एसिड को आप फ्लोर पे डाल दो, आप कभी लैब में गए तो आपने देखा होगा, एसिड को अगर आप फ्लोर पे डाल दोगे ना तो फ्लोर जलने लगेगा। ठीक है, एसिड को आप किसी फ्रूट पे डाल दो, एप्पल पे डाल दो, तो वो एप्पल जो है वो बर्न हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो एसिड कई बार हार्मफुल भी हो सकता है, तो आप सोचो कि हमारा स्टमक तो सॉफ्ट होता है, मसल्स से बना होता है, उसमें यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या कर सकता है? वो इस स्टमक को खराब कर सकता है, इसको कोरोड कर सकता है, जिसके कारण हमारे स्टमक में बीमारियां हो सकती हैं। अल्सर नाम की एक बीमारी हो सकती है। ठीक है, तो ये जो एसिड है वो सिक्रीट होना भी जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि पेप्सिन तभी ढंग से काम करेगा, लेकिन इसके कारण हमारा स्टमक डैमेज भी हो सकता है। तो म्यूकस क्या करता है? हमारे स्टमक को उस डैमेज से बचाता है स्टूडेंट्स, बचाता है। ठीक है, एसिड इज हार्मफुल फॉर सरफेस ऑफ स्टमक, जैसे मैंने आपको बताया। इट कैन कोरोड द सरफेस, सरफेस को खराब कर सकता है, स्टमक के सरफेस को, एंड कॉज अल्सर्स। म्यूकस प्रोटेक्ट्स द स्टमक फ्रॉम एसिड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कितना अच्छा और ब्यूटीफुल सिस्टम है हमारे बॉडी के अंदर, कि स्टमक के अंदर प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम सिक्रीट होता है, लेकिन ये एंजाइम तभी काम करेगा जब एसिड भी हो, इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी सिक्रीट होता है। लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अपने डिसएडवांटेजेस हैं, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस भी साथ साथ में सिक्रीट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कहानी थी कि स्टमक में मोरलेस क्या होता है। समझ में आई होगी आपको बात। यहां पे थोड़ा सा मैं हट के एक इंटरेस्टिंग बात आपको बता सकता हूं। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि लोगों को एसिडिटी हो जाती है, पेट में होती है, स्टमक में होती है एसिडिटी, ये तो पता है हमें। तो ऑब्वियसली यहां पे जो हम पढ़ रहे हैं स्टमक के बारे में, उससे कुछ रिलेटेड होना चाहिए। तो आप सोच पा रहे हैं एसिडिटी क्यों होती होगी? यहां पे एसिड भी दिख रहा है आपको, तो इसमें आप सोच पा रहे होंगे कि फॉर एग्जांपल अगर ये एसिड थोड़ा ज्यादा सिक्रीट हो गया तो आपको एसिडिटी हो सकती है। मान लो म्यूकस कम सिक्रीट हुआ तो एसिड के थोड़े थोड़े हार्मफुल इफेक्ट्स आपको देख सकते हैं, तो आपको एसिडिटी हो सकती है। मतलब यहां पर कुछ प्रॉब्लम अगर है तो आपको एसिडिटी हो सकती है, राइट।
अब स्टूडेंट्स देखो फाइनली क्या होगा कि पार्शियली डाइजेस्टेड फूड मूव्स टू स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू स्फिंक्टर। ठीक, तो स्टमक में थोड़ा सा डाइजेशन हुआ फूड का, पार्शियली डाइजेस्टेड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अभी भी और डाइजेशन होना बाकी है, अभी भी फूड को और छोटे छोटे पार्ट्स में टूटना बाकी है। तो यहां पे पार्शियली डाइजेस्टेड जो फूड है वो अब आगे बढ़ के स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। और ये तो मैंने आपको पहले बताया कि यहां पे एक स्फिंक्टर होता है जिसके थ्रू फूड मूव करता है, तो वही लिखा गया है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड मूव्स टू स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू स्फिंक्टर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हमने देखा कि माउथ में क्या होता है, स्टमक में क्या होता है। अब फूड जब स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है तो वहां पे डाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है वो हम देखेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि यहां से जो फूड निकलेगा स्मॉल इंटेस्टाइन से, जब वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक है, तो फुल्ली डाइजेस्टेड हो गया होगा। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जो है वो पूरी तरह से डाइजेस्ट होने वाला है। Here all the nutrients in our food, whether carbohydrates, fats or proteins or whatever else are digested fully. ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स क्या होता है, जैसा मैंने आपको बताया ही था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे ग्लैंड्स के एंजाइम्स पहुंचते ना। तो जैसे पैनक्रियास, याद होगा आपको पैनक्रियास के बारे में मैंने पढ़ा था कि पैनक्रियास से 3 एंजाइम्स स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं। 3 कौन कौन से, पैनक्रिएटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लिपेज, हमने पढ़ा इन सब के बारे में। तो जो पैनक्रियाज होता है स्टूडेंट्स यहां पर कहीं होता है, आपको याद होगा तो, ठीक है। तो उसके जो सिक्रीशंस होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं। उसमें ये 3 एंजाइम्स होते हैं जो फूड के साथ मिक्स होकर डाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, ये जो पैनक्रिएटिक अमाइलेज है वो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, स्टार्च को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ता है। स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे यार स्टार्च तो माउथ में डाइजेस्ट हो गया था, तो मैं आपको बताऊं माउथ में थोड़ा सा ही स्टार्च डाइजेस्ट हो पाता है। क्यों? क्योंकि माउथ में तो फूड बहुत कम देर के लिए रहता है, कुछ सेकंड्स के लिए या ज्यादा मिनट के लिए, तो वहां पे सारा स्टार्च डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो बाकी डाइजेशन स्टार्च का यहां पर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू पैनक्रिएटिक एमाइलेज। ट्रिप्सिन नाम का जो एंजाइम होता है स्टूडेंट वो प्रोटीन्स को फर्दर डाइजेस्ट करता है, ठीक। थोड़ा सा प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में भी हुआ था और यहां पर भी होता है। लिपेज जो है वो इमल्सिफाइड फैट्स को डाइजेस्ट करता है। तो फैट्स क्या होता है, एक न्यूट्रिएंट होता है, हमने पढ़ा है इसके बारे में। जैसे जो तेल की चीजें होती हैं, ऑयली चीजें होती है, उनमें फैट्स होता है। वो इमल्सिफाइड फैट्स आप सोच सकते हैं कि फैट का एक मॉडिफाइड रूप है, ठीक है, जिसपे लिपेज काम करने वाला है और उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने वाला है। ऐसे मैं आपको बताऊं फैट्स को डाइजेस्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है स्टूडेंट्स, इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि हम तली हुई चीजें अगर खा लेते हैं, बहुत ऑयली चीजें खा लेते हैं, तो पेट खराब हो जाता है, क्योंकि उनमें जो फैट होता है कई बार हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, ठीक है, अगर हम ज्यादा फैट खा लेते हैं। तो एनीवेज हमें क्या समझ में आया कि यहां पर पैंक्रियाज के से निकलने वाले सिक्रीशंस पहुंचते हैं जिनमें ये तीनों एंजाइम्स होते हैं और ये तीनों डाइजेशन का प्रोसेस एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि हमने ये भी पढ़ा था कि लीवर से जो बाइल जूस निकलता है वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, ठीक है। तो ये क्या काम करता होगा स्टूडेंट्स, इसका काम बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। देखो स्टूडेंट्स जैसा हमने देखा था कि स्टमक के जो एंजाइम्स थे वो एसिडिक मीडियम में अच्छे से काम करते हैं, याद आ रहा है आपको, स्टमक के एंजाइम्स एसिडिक मीडियम में अच्छे से काम कर रहे थे। वैसे स्टूडेंट्स ये पैनक्रियाज से निकलने वाले जो 3 एंजाइम्स है ना, ये अच्छे से तब काम करते हैं जब एल्केलाइन मीडियम हो, एसिडिक नहीं बल्कि एल्कली का मीडियम हो, एल्केलाइन मीडियम हो। लेकिन स्टूडेंट्स यहां पे तो प्रॉब्लम है, सोचो क्यों, क्योंकि स्टमक में एसिड सिक्रीट हुआ था, तो जो फूड अब स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर कर रहा है उसमें तो एसिड है, तो वो तो एसिडिक फूड है। तो एसिडिक है वो फूड, तो ये जो एंजाइम्स हैं पैनक्रियाज वाले वो ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। तो बाइल जो होता है वो एल्कलाइन होता है, वो फूड के साथ मिक्स करके फूड को एल्कलाइन बना देता है यहां पे, ताकि ये वाले एंजाइम्स अच्छे से काम कर सके। तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं बाइल इज एल्कलाइन सो इट मेक्स फूड एल्कलाइन सो दैट पैनक्रिएटिक एंजाइम्स कैन एक्ट ऑन फूड प्रॉपरली। ठीक है, समझ में आई आपको बात। तो अगर ये बाइल जूस नहीं होगा तो यहां पर इन्वायरमेंट एल्कलाइन नहीं हो पाएगा और फिर पैनक्रियाज की ये 3 एंजाइम्स ठीक से डाइजेशन का काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब ये जो बाइल जूस है उसका एक और इंपॉर्टेंट रोल होता है स्टूडेंट्स, ब्रेक्स फैट्स इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स। ग्लोब्यूल्स मतलब समझ सकते हैं छोटे छोटे पार्ट्स। ब्रेक्स फैट्स इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स सो दैट एंजाइम्स कैन डाइजेस्ट देम, ठीक है।
तो यानी फैट के डाइजेशन में भी बाइल जूस हेल्प करता है। मैंने आपको बताया कि फैट को डाइजेस्ट करना काफी कॉम्प्लिकेटेड काम होता है, तो बाइल जूस भी उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टूडेंट्स। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ग्लैंड्स ऑन वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स होती है उन पे भी कई सारे ग्लैंड्स होते हैं स्टूडेंट्स। याद करो आप, जैसे हमने बात की थी कि स्टमक के वॉल्स पे बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, वैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स पे भी कई सारे ग्लैंड्स होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक, और ये ग्लैंड्स भी बहुत सारी चीजें सिक्रीट करते हैं और इनसे जो जूस निकलता है स्टूडेंट्स, इनको हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस। और इस इंटेस्टाइनल जूस में क्या होता है स्टूडेंट्स, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेशन के प्रोसेस को और फर्दर आगे ले जाते हैं। देखो स्टूडेंट्स, ये जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, जैसे जो हम फूड खाते हैं उसमें बहुत सारे टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, हमने देखा है। ठीक, तो ये जो एंजाइम्स होते हैं वो इन कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, देखो हमारे फूड में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जनरली वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। ठीक है, उनको बॉडी डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, लेकिन ग्लूकोज जो है वो भी एक कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन वो एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है जिसको बॉडी आराम से एब्जॉर्ब कर सकती है एनर्जी लेने के लिए। ठीक है, मतलब ये ऐसा सब्सटेंस है जिसको फर्दर छोटे पार्ट्स में तोड़ने की जरूरत नहीं है, ग्लूकोज को बॉडी डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेगी एनर्जी लेने के लिए। हमारे फूड में जो प्रोटीन्स होते हैं उनको एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं ये एंजाइम्स। एमिनो एसिड्स के भी वही बात एप्लीकेबल है जो ग्लूकोज के लिए है कि इनको भी बॉडी डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर सकती है। फिर जो फैट्स होते हैं उनको फाइनली फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक, तो ये जो एंजाइम्स है वो डाइजेशन का काम फाइनल कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि ये जो चीजें बनती हैं वो ऐसी चीजें हैं जो बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है डायरेक्टली एनर्जी लेने के लिए, इनको फर्दर तोड़ने की जरूरत नहीं है। कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय बॉडी पार्ट्स टू गेन एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर आके हमारा डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो फुल्ली कंप्लीट हो जाता है, अब फर्दर कोई डाइजेशन का काम करने की जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ, पैंक्रियाज के एंजाइम्स ने हेल्प किया डाइजेशन में, लीवर के बाइल जूस ने हेल्प किया, और फिर वॉल्स में भी बहुत सारे ग्लैंड्स थे जिन्होंने भी डाइजेशन का काम कंप्लीट किया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब डाइजेशन का जो सेकंड स्टेप था, मतलब इंजेशन पहला स्टेप था, डाइजेशन सेकंड, ये दोनों हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। नाउ द थर्ड स्टेप हैज टू हैपन, एब्जॉर्प्शन। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो अब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बने हैं वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट में पहुंचने चाहिए ताकि बॉडी उनसे एनर्जी ले सके। तो मैं आपको बताऊं स्टूडेंट्स, ये काम भी स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन हो गया, वो डाइजेशन में तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर ही रहा था, एब्जॉर्प्शन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे देखते हैं? तो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं वहां पे इस तरीके से बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज आके एंड करती हैं, बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज आके यहां पे एंड करती हैं। देखो यहां पे लिखा भी है मैंने, वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस ब्लड कैपिलरीज, बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज होती है वहां पे। तो स्टूडेंट्स, आप देखो क्या होता है, जो छोटे छोटे फूड, डाइजेस्टेड फूड के पार्टिकल्स बने हैं, एमिनो एसिड्स, ग्लूकोज, वो बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत छोटे, वो इतने छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं स्टूडेंट्स कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल को क्रॉस करके इन ब्लड कैपिलरीज में एंटर कर जाते हैं। समझ रहे हो, इतने छोटे हैं कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल को क्रॉस कर जाते हैं और ब्लड कैपिलरीज में एंटर कर जाते हैं। और सोचो आप कि अगर वो ब्लड कैपिलरी में एंटर कर गया ना तो हमारा काम हो गया, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि ब्लड जो है वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, फ्लो होता है। तो एक बार वो मॉलिक्यूल्स ब्लड में चले गए तो फिर वो ब्लड के साथ साथ पूरी बॉडी में तो पहुंच ही जाएंगे स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स, वही हमने लिखा है, आफ्टर digestion the food molecules become so small that they pass through walls of small intestine and are absorbed in blood capillaries. ठीक है, blood capillaries carry the molecules to different body parts, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हो गया बॉडी में एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस। यहां पे एक और छोटी सी बात है जो मैं आपको बता सकता हूं। देखो ये देखो, विली क्या होता है, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है स्टूडेंट्स, उसके वॉल्स पे अंदर की तरफ है इस तरह से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं इस तरीके से, ठीक है, जिनको विली बोलते हैं।
इनके होने से ये जो पूरा प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है। इनके होने से जो मॉलिक्यूल्स है वो जल्दी बाहर आके ब्लड कैपिलरीज में चले जाते हैं। ठीक है, तो इनके हेल्प से ये प्रोसेस फास्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स हम यहां पे लिख सकते हैं विली आर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स ऑन इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन विच हेल्प इन रैपिड एब्जॉर्प्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस या एब्जॉर्प्शन का जो स्टेप है वो भी हमने देख लिया स्टूडेंट्स। अब बारी किसकी है? एसिमिलेशन की। ठीक है, तो हमने फूड लिया बॉडी में, वो डाइजेस्ट भी हुआ, छोटे छोटे पार्ट्स में टूट भी गया, वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंच भी गया है। और एसिमिलेशन में क्या होगा स्टूडेंट्स? द फूड रीचिंग टू बॉडी पार्ट्स इज यूज्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ सेल्स। ठीक है, जो फूड बॉडी के डिफरेंट पार्ट से पहुंचेगा वो डिफरेंट पार्ट्स यूज कर लेंगे वहां के सेल्स को ग्रो कराने के लिए, रिपेयर कराने के लिए या नए सेल्स बनाने के लिए। ऑल्सो फॉर परफॉर्मिंग वेरियस लाइफ एक्टिविटीज। ठीक है, और उस फूड से जो एनर्जी मिलेगी उससे लाइफ के डिफरेंट प्रोसेसेस भी एग्जीक्यूट किए जाएंगे स्टूडेंट्स। तो ये एसिमिलेशन का प्रोसेस हो गया। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है स्टूडेंट्स, देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो फूड बॉडी तक पहुंच रहा है वो ज्यादा पहुंच रहा हो। मान लो आपने बहुत ज्यादा खा लिया, ठीक है, तो बहुत ज्यादा फूड बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचेगा, तो उसका क्या होता है स्टूडेंट्स? तो जो एक्सेस डाइजेस्टेड फूड होता है हमारी बॉडी में वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टूडेंट्स आपको याद होगा प्लांट्स में जो एक्सेस फूड होता है प्लांट्स में वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? याद आ रहा है कुछ आपको? स्टार्च के फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। लेकिन हमारे बॉडी में जो एक्सेस फूड होता है जिसकी अभी हमें जरूरत नहीं है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। ग्लाइकोजन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो वो हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है और फिर कभी हमें कम फूड मिले या फिर हमें ज्यादा फूड की किसी तरह से जरूरत पड़े तब ये ग्लाइकोजन उस जरूरत में काम आता है। तो यूज टू ऑब्टेन एनर्जी व्हेन रिक्वायर्ड। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में एसिमिलेशन में क्या होता है? फूड बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचा जिसको बॉडी ने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज किया और अगर फूड एक्सेस था तो उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है जो कि कार्बोहाइड्रेट है और जरूरत पड़ने पर उस फूड का इस्तेमाल होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो एसिमिलेशन ये वाला प्रोसेस भी हो गया। अब इजेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स? तो जैसा हमने पढ़ाई है स्टूडेंट्स कि जो हम फूड खाते हैं उसमें कई सारी ऐसी चीजें होती है जो हमारे बॉडी के लिए काम की नहीं होती है, तो उनको फिर टॉयलेट में जाके हम बाहर निकालते हैं अपनी बॉडी से। ठीक है, तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं इजेशन। तो देखो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड डाइजेस्ट हुआ, ठीक है, लेकिन कुछ जो फूड है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, उसको स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तो उसको बॉडी से बाहर फेंकना होता है। तो वो जो चीजें होती हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में इंटर कर जाती हैं स्टूडेंट्स, लार्ज इंटेस्टाइन में इंटर कर जाते हैं। तो स्टूडेंट्स प्लीज नोट, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या इंटर करता है? अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड। ठीक है, और जब वो इंटर करता है स्टूडेंट्स तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे जैसे लार्ज इंटेस्टाइन में आगे बढ़ता है लार्ज इंटेस्टाइन उसका वाटर एब्जॉर्ब करता जाता है, उसमें से वाटर निकालता जाता है। तो मतलब ये अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में आगे जा रहा है और उसमें वाटर क्या होता जा रहा है? कम, वाटर कम होता जा रहा है। जैसे जब वो आगे जा रहा है वाटर कम होता जा रहा है और रेक्टम में पहुंचते पहुंचते उसमें वाटर खत्म हो जाता है और वो सॉलिड बन गया होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्लीज नोट, अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर होता है, वहां पे उसका वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, तो रेक्टम में पहुंचते पहुंचते वो सॉलिड बन गया होता है। फिर रेक्टम में वो कुछ देर तक रहता है स्टूडेंट्स और फिर टॉयलेट में जाके हम एनस के थ्रू उसको बॉडी से बाहर निकालते हैं। ठीक है, टॉयलेट। तो स्टूडेंट्स इसको हम लिख भी लेते हैं। द अनडाइजेस्टेड फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन इज पास्ड ऑन टू लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, विली इन लार्ज इंटेस्टाइन। अच्छा देखो स्टूडेंट, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में विली थे वैसे लार्ज इंटेस्टाइन में भी सरफेस पे अंदर की तरफ ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम विली बोलते हैं। ठीक है, ये क्या काम करते हैं? जब फूड पास होता है तो ये उसमें से वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो सोचो ना, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, फूड उनको हिट करता हुआ पास करेगा, उनको रब करता हुआ पास करेगा, तो वो जो विली है वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो विली इन लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द वाटर लिविंग बिहाइंड सॉलिड वेस्ट। ओके, सॉलिड वेस्ट इज स्टोर्ड इन रेक्टम टेम्पोरली। वो जो सॉलिड वेस्ट है वो कुछ देर तक रेक्टम में स्टोर रहता है। व्हेन वी गो टू टॉयलेट इट इज इजेक्टेड आउट थ्रू एनल स्पिंक्टर। जैसा कि हमने देखा है एनल स्पिंक्टर होता है यहां पे, जिसके थ्रू जब हम टॉयलेट में जाते हैं तो वो बाहर की तरफ आ जाता है। तो ये हो गया इजेशन का प्रोसेस। ठीक है, तो इजेशन का प्रोसेस बहुत सिंपल है। अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो यहां से लार्ज इंटेस्टाइन में इंटर करता है जहां पे विली होते हैं। ठीक है, तो ये विली को हिट करता हुआ पास करेगा तो वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो,
यहां तक पहुंचने पर सॉलिड बचता है जो कुछ देर तक यहां रहता है, फिर जब हम टॉयलेट में जाते हैं तो बाहर निकल जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हमने पूरा वर्किंग देख लिया डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब बनता है कि थोड़ा सा रिवाइज कर लिया जाए। तो हमने पहले देखा कि इंजेशन कैसे होता है, जो कि बहुत ही सिंपल था, उसकी तो कोई खास बात करने की जरूरत नहीं है। फिर हमने देखा डाइजेशन कैसे होता है। डाइजेशन हमने देखा थोड़ा सा माउथ में होता है, फिर बहुत सारा स्टमक में होता है और फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके कंप्लीट होता है। तो माउथ में कैसा डाइजेशन होता है स्टूडेंट्स, हमने देखा था सैलिवरी ग्लैंड से जो सलीवा निकलता है उसमें सैलिवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम होता है जो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। तो यहीं पे डाइजेशन शुरू हो गया होता है माउथ में। फिर हमने देखा कि स्टमक में डाइजेशन कैसे होता है। तो हमने देखा था कि स्टमक के अंदर ग्लैंड्स होते हैं जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करते हैं, जिसमें एक एंजाइम होता है पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, म्यूकस होता है। ये जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। फिर हमने देखा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्या जरूरत होती है, क्योंकि उसके प्रेजेंस में ही पेप्सिन अच्छे से काम करता है। फिर हमने कहा म्यूकस का क्या काम होता है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के हार्मफुल इफेक्ट से स्टमक को बचाता है। फिर हमने देखा स्टूडेंट्स की स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसमें डाइजेशन का प्रोसेस कैसे कंप्लीट होता है। तो हमने देखा इसको बहुत सारे सिक्रीशंस मिलते हैं, जैसे पैनक्रियाज के सिक्रीशंस मिलते हैं, उसमें ये जो एंजाइम्स होते हैं वो फूड को डाइजेस्ट करते हैं। फिर लीवर से जो बाइल आता है वो भी डाइजेशन में हेल्प करता है। फिर इसके वॉल्स में भी बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं जो बहुत सारे एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं और उनसे डाइजेशन होता है। और फाइनली कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में और ये कुछ मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, ये सब मिलते हैं। और ये सब इतने छोटे होते हैं कि अब इनको फर्दर तोड़ने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, मतलब डाइजेशन कंप्लीट हो गया होता है। फिर स्टूडेंट्स एब्जॉर्प्शन वाले प्रोसेस में डाइजेस्टेड फूड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाना होता है। तो वो हमने देखा कैसे होता है, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू होता है। वहां पे बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं जिसमें वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स घुस जाते हैं और ब्लड के साथ पूरी बॉडी में पहुंच जाते हैं। फिर स्टूडेंट्स हमने देखा कि एसिमिलेशन में क्या होता है कि बॉडी के पास जो फूड पहुंचा डाइजेस्टेड, बॉडी उसका यूज करती है और जो एक्सेस फूड होती है उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर लेती है। और फाइनल एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज इजेशन, कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं हो पाया, जो हमारे बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, उसको कैसे बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन से क्रॉस होता है, उसका वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है विली द्वारा, फिर वो रेक्टम में स्टोर होता है थोड़ी देर के लिए और एनस से बाहर जाता है जब हम टॉयलेट जाते हैं। ठीक, तो दिस इज द कंप्लीट वर्किंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। तो स्टूडेंट्स मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग नाउ, टूथ डीके। टूथ डीके क्या होता है आप समझते ही हैं। आप देख सकते हैं ये एक हेल्दी टूथ का फोटोग्राफ है। इस फोटोग्राफ में टूथ थोड़ा सा डीके हो चुका है। आप देखो यहां पे एक ब्लैक स्पॉट आपको दिखाई दे रहा होगा और इस फोटोग्राफ में तो डीके जो है बहुत ही ज्यादा हो चुका है। स्टूडेंट टूथ डीके को एक और नाम से भी जानते हैं, डेंटल केरीज और टूथ डीके एक ही बात है। तो स्टूडेंट्स यहां पे हम बेसिकली समझना चाहते हैं कि टूथ डीकेज क्यों होते हैं, क्योंकि अगर हम उसको समझ लेंगे स्टूडेंट्स तो हम प्रिकॉशंस लेंगे ताकि हमारे टूथ में डीके ना हो। तो टूथ डीके क्यों होते हैं उनको समझने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर देखो मैंने बना रखा है यहां पे। तो बेसिकली 3 लेयर्स मैंने आपको यहां पे दिखाए हैं टूथ के। जो सबसे बाहर वाला लेयर होता है व्हाइट रंग का जिसको हम देख पाते हैं, उसका नाम होता है इनामेल। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नेम, यू मस्ट रिमेंबर दिस, इनामेल। टूथ का जो सबसे बाहर का लेयर है स्टूडेंट्स, का नाम क्या है, इनामेल। फिर उसके अंदर एक और लेयर होती है जो आपको यहां पे ग्रे में दिखाई दे रही होगी, उसका नाम होता है डेंटिन। और बिल्कुल अंदर जो लेयर होती है स्टूडेंट उसका नाम होता है पल्प कैविटी। वो थोड़ा पल्पी होता है, फ्लैशी होता है, नाम इसलिए उसका है पल्प कैविटी। तो इन तीनों के बारे में थोड़ी सी बात हम देख सकते हैं। इनामेल जो है स्टूडेंट्स हार्डेस्ट पार्ट इन बॉडी, हार्डर देन बोन्स। तो इतना हार्ड क्यों होता है ये, क्योंकि इसको तो बहुत सारी चीजें काटनी पड़ती है ना स्टूडेंट्स। बहुत सारे फूड जो हम खाते हैं वो बहुत टफ हो सकते हैं, तो उनको काटने के लिए इनामेल हैज टू बी वेरी हार्ड, ठीक, इवन हार्डर देन बोन्स। डेंटल थोड़ा सॉफ्ट होता है स्टूडेंट्स, सिमिलर टू बोन। पल्प कैविटी जो है वो थोड़ा फ्लेशी होता है एंड इट हैज नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। इसमें बहुत सारे नर्व्स और ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि इनामेल और डेंटल में नहीं होते स्टूडेंट्स। तो ये थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर हमने देख लिया टूथ का। अब देखो टूथ डीके कैसे होता है वो हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स देखो पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं। शुगर इज प्रेजेंट इन फूड वी ईट, ठीक है, जो भी चीज हम खाते हैं उसमें शुगर होता है।
कुछ चीजों में शुगर कम होता है, कुछ चीजों में ज्यादा होता है, जैसे कि चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स, इनमें शुगर बहुत ज्यादा होता है, वो हमारे टूथ के लिए हार्मफुल होता है। देखिए कैसे, बैक्टीरिया इन माउथ, हमारे माउथ में कुछ बैक्टीरिया रहते हैं स्टूडेंट्स, जो जनरली हमें हार्म नहीं करते हैं, बट कुछ सिचुएशन में हार्म भी कर सकते हैं। देखो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो शुगर हमारे फूड के साथ हमारे माउथ में आता है, उस शुगर से वो एसिड बना लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो एसिड जो है वो चीजों को इरोड कर सकता है, खराब कर सकता है। जैसे किसी स्ट्रांग एसिड को आप अगर फ्लोर पे डाल दोगे तो फ्लोर जो है वो कोरोड हो सकती है, डिस्ट्रॉय हो सकती है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये जो एसिड हमारे माउथ में बन रहा है वो हमारे टीथ को खराब कर सकता है, कोरोड कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, कैन डिस्ट्रॉय इनामल एंड डेंटल स्लोली। ठीक है, तो बैक्टीरिया के हेल्प से ये थोड़ा थोड़ा जो एसिड बन रहा होता है हमारे माउथ में, वो पोटेंशियली इनामल और डेंटल लेयर को डिस्ट्रॉय कर सकता है हमारे टीथ को। ठीक है स्टूडेंट्स, बट जनरली ऐसा होता नहीं है, जनरली ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता होगा स्टूडेंट्स, आप देखें हमारे माउथ में सैलिवा होता है जो सैलिवरी ग्लैंड से आता है, हमने देखा है। वो सैलिवा क्या करता है, इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, इसके इफेक्ट को कट कर देता है। ठीक है, जिसके कारण ये एसिड हमें हार्म नहीं पहुंचा पाता है। तो सैलिवा न्यूट्रलाइजेस द एसिड एंड दस आवर टीथ आर सेव्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो एसिड हमारे माउथ में बनता है वो पोटेंशियली टीथ को डिस्ट्रॉय कर सकता था, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि सैलिवा हमें बचा लेता है उस एसिड को न्यूट्रलाइज करके। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कुछ लोगों के टीथ ऐसे येलो हो जाते हैं क्योंकि वो ब्रश अच्छे से नहीं करते हैं। तो ये येलो क्यों हो जाते हैं, एक्चुअली क्या होता है स्टूडेंट्स, जो फूड हम खाते हैं उसकी एक थिन लेयर टीथ के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है, एक थिन लेयर फूड की यहां पर डिपॉजिट हो जाती है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि फूड की जो थिन लेयर होती है उस थिन लेयर में माउथ के कुछ बैक्टीरिया भी फंस जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थिन लेयर किस चीज की लेयर है, फूड और बैक्टीरिया की। इस लेयर को डेंटल प्लेग भी बोलते हैं, डेंटल प्लेग भी बोलते हैं। देखो आप, इम्प्रॉपर ब्रशिंग लीड्स टू डिपॉजिट ऑफ फूड along with bacteria in mouth on teeth. ठीक है, दिस इज कॉल्ड डेंटल प्लेग, दिस इज कॉल्ड डेंटल प्लेग। इस डेंटल प्लेग के कारण हमारे टूथ खराब होते हैं। देखो कैसे होते हैं, देखो स्टूडेंट्स ये एक टूथ हमने बनाया है, अब देखो पल्प, फिर डेंटिन, इनामल और प्लेग की ये येलो लेयर। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आप थोड़ा समझना, ये जो प्लेग की ये डेंटल प्लेग की जो लेयर है उसमें फूड है, फूड में शुगर होगा। ठीक है, और उसमें बैक्टीरिया भी है, ऐसा मैंने आपको बताया। अब ये जो बैक्टीरिया है वो शुगर का क्या करेगा स्टूडेंट्स, शुगर से वो एसिड बनाएगा जैसे हमने पहले देखा। ठीक, तो वो जो एसिड है वो अंदर ही अंदर यहां पे इनामल और डेंटिन को क्रोड करना शुरू करेगा। ठीक, और अब सैलिवा बचा नहीं पाएगा। क्यों नहीं बचा पाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि आप देखो सैलिवा जो है वो हमारे माउथ में है यहां पे। ठीक है, ये सैलिवा है, तो ये जो एसिड सिक्रीट हुआ वो अंदर हुआ, अंदर एसिड जो बना वो अंदर बना, वो अंदर ही अंदर टूथ को खराब कर रहा है। और सैलिवा तो अंदर जा नहीं पाएगा इस येलो लेयर के कारण, हमारे माउथ का सैलिवा तो अंदर नहीं जा पाएगा येलो लेयर के कारण, तो वो एसिड को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा और एसिड जो है वो स्लोली टीथ को खराब करता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे टूथ जो है वो टीके हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स हम यहां पे लिख सकते हैं, ड्यू टू डेंटल प्लेग सैलिवा फेल्स टू प्रोटेक्ट कोरोडिंग ऑफ टूथ बाय एसिड। ठीक है स्टूडेंट्स, और टीथ हमारे खराब हो जाते हैं। टीथ जो हमारे खराब हो जाते हैं उससे क्या डिसएडवांटेज होता है, उसका क्या इफेक्ट होता है। सपोज को टूथ में ये कैविटी हो गई, ठीक है, एसिड ने डिस्ट्रॉय कर दिया टीथ का ये वाला पार्ट। तो स्टूडेंट देखो क्या होगा, बाहर यहां पर माउथ में हमारे जो और बैक्टीरिया होंगे वो शुगर से एसिड बना रहे होंगे, और ये जो एसिड है स्टूडेंट्स अब वो क्लियरली अंदर जा सकता है ऐसे। ठीक है, पल्प तक पहुंच जाएगा क्योंकि डेंटिन और इनामल तो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो ये जो एसिड है वो आराम से पल्प तक पहुंच जाएगा, और पल्प में जब वो पहुंच जाएगा तो नर्व्स के कांटेक्ट में आएगा। और जब ऐसा होता है ना स्टूडेंट्स कि नर्व्स और एसिड ये कांटेक्ट में आते हैं तो बहुत दर्द होता है। ठीक है, दांतों में बहुत सीवियर पेन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है। तो यहां पे लिख सकते हैं, व्हेन एसिड कम्स इन कांटेक्ट with nerves in pulp cavity, it creates toothache and inflammation.
ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट इन सब से बचने के लिए हमें रेगुलरली टूथ को ब्रश करना चाहिए 2 टाइम्स अ डे। ठीक है। तो स्टूडेंट्स ऐसे तो न्यूट्रिशन के बारे में हमने काफी कुछ पढ़ लिया है, लेकिन 2-3 टर्म्स यहां पे और हम समझना चाहते हैं। तो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है ये तो हमें पता ही है। जो ऑर्गेनिज्म ये मोड को फॉलो करते हैं उनको हमने 3 कैटेगरीज में भी बहुत पहले डिवाइड किया था स्टूडेंट्स, आपको याद होगा। कार्निवोर्स जो सिर्फ एनिमल्स खाते हैं, हार्विवोर्स जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, ओमनिवोर्स जो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों खाते हैं। ठीक है। लेकिन ये जो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसको एक और तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है 3 डिफरेंट पार्ट्स में, 3 डिफरेंट कैटेगरीज में। अब देखें स्टूडेंट्स, सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्लीज आप ध्यान दें स्टूडेंट्स, नाम थोड़े से अजीब है। हेलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तीनों में एग्जैक्टली क्या होता है ये थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। सेप्रोट्रॉपिक मोड में क्या होता है? ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम डिकेइंग डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स। ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम डिकेइंग डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स। जैसे स्टूडेंट्स आप ये फोटोग्राफ देखें, इसमें एक एनिमल जो है वो डेड है और डीके कर रहा है, ठीक, डिकंपोज हो रहा है। इनसे अगर कोई ऑर्गेनिज्म फूड ऑब्टेन करता है तो उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जब स्टूडेंट्स कोई डेड प्लांट या एनिमल की बॉडी से, डेड प्लांट या एनिमल की बॉडी से फूड ऑब्टेन किया जा रहा हो तो उसको बोलते हैं सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे स्टूडेंट्स ये जो एनिमल है उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगे हुए होंगे, वो इससे फूड ऑब्टेन कर रहे हैं। तो वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन अपना रखे हैं? सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है। तो एग्जांपल है जैसे कुछ फंगाई और कुछ बैक्टीरिया इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज करते हैं, और जो ऑर्गेनिज्म इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं सेप्रोफाइट्स। ठीक है। तो सेप्रोफाइट्स क्या हो गए? वो वैसे ऑर्गेनिज्म हो गए जो सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म्स डेराइव फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म्स विदाउट किलिंग इट, विदाउट किलिंग इट। जैसे स्टूडेंट्स मैं आपको एग्जांपल दूं, हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारे स्टमक के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म्स रहते हैं। आपको पता है ये बात? हमारे स्टमक के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म रहते हैं और वो हमारे बॉडी से फूड ऑब्टेन कर रहा है बिना हमें किल किए। तो ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हुआ, इट इज कॉल्ड पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे बॉडी से फूड ऑब्टेन कर रहा है बिना हमें मारे हुए, उसको बोलते हैं पैरासाइट। ठीक है। और हमारी बॉडी से ये फूड ऑब्टेन कर रहा है तो हमें बोला जाएगा होस्ट। ठीक। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे। ऑर्गेनिज्म्स डेराइव फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म्स विदाउट किलिंग इट। ठीक, बिना उसको मारे, उसके बॉडी पर ही वो रहते हैं और उससे फूड लेते हैं, लेकिन होस्ट को मारते नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स। और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करने वाले ऑर्गेनिज्म्स को हम क्या बोलते हैं? पैरासाइट। तो सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं आप समझ गए? वो डेड प्लांट्स और एनिमल से फूड ऑब्टेन करते हैं। पैरासाइट्स क्या होते हैं? वो लिविंग प्लांट्स और एनिमल से फूड ऑब्टेन करते हैं, उनको बिना मारे। ठीक है। हेलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म्स टेक कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इन द बॉडी and follow ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. स्टूडेंट्स, हेलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड अंदर लेता है, कॉम्प्लेक्स टाइप का फूड अंदर लेता है, फिर ये जो 5 स्टेप्स हमने पढ़े हैं उन 5 स्टेप्स को फॉलो करता है। तो स्टूडेंट्स आप समझ सकते हैं कि इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन बींग्स। हम ह्यूमन बींग्स जो हैं वो हेलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। या फिर ज्यादातर जो एनिमल्स होते हैं जैसे एलिफेंट्स, टाइगर्स,
ये सब भी हेलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही फॉलो करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने देखा कैसे हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें। डेली ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिलती रहे। और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को भी इससे फायदा हो सकता है तो उनके साथ भी शेयर करें।